नो, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक सॉल्युबिलिटी के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। और ये सॉल्युबिलिटी एक सब टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, जो टॉपिक 3 नंबर थर्ड टॉपिक आता है। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन का, कितने तरह के एग्जाम्पल्स होता है, इससे भी क्वेश्चन होता था। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग लंबा टाइम देकर अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपको उस पर स्टडी करना है, अगर आपको चैनल से जुड़ रहना है, सब्सक्राइब कर जुड़ रहिए, पिछला लेक्चर भी देख लीजिए और आगे का लेक्चर भी कंटिन्यू जारी रखिए। ये जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब वो तो हम लोग देखेंगे ही, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का क्या मतलब ये भी देखेंगे हम लोग। सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होता है, कोई चीज़ कम सॉल्युबल है, ये चीज़ भी देखेंगे। लेकिन इन सब कुछ चीज़ों से देखने से पहले जनरल एक मीनिंग समझ लेते हैं सॉल्युबिलिटी का, क्या सॉल्युबिलिटी का मीनिंग है, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो इससे कोरिलेट नहीं करेगा कि इसका बार बार यूज आएगा। ये बस अभी के लिए, अभी समझेंगे खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट सब टॉपिक जो आने वाला है इस चैप्टर का, वो है वेपर प्रेशर। वहाँ इससे हम लोगों को मतलब नहीं होगा, थोड़ा सा बस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से मतलब होगा, जो हम बताएंगे कैसे यूज करते हैं। तो पहले इसी चीज़ को पूरा फोकस करते हैं। कंसंट्रेशन ऐसा टॉपिक है, तो कंसंट्रेशन देखिए इसमें भी यूज होगा, कंसंट्रेशन इसके बाद वाले टॉपिक में यूज होगा, उसके बाद वाले टॉपिक में यूज होगा। तो कंसंट्रेशन हमेशा यूज होता रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ हमेशा यूज नहीं होने वाले। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है। देखिए सॉल्युबिलिटी का जनरल मीनिंग हो जाएगा सॉल्युबल होने की एबिलिटी। कोई चीज़ के पास सॉल्युबल होने का क्या योग्यता है, क्या योग्य है, वो सॉल्युबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम एक लाइन में डेफिनेशन में इंग्लिश में बोलें इसको, तो ये किस तरीके हो सकता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई सॉल्वेंट आपको दिया गया है, जितना अमाउंट उसका है, उसमें कितना सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, कितना सॉल्यूट वो उसमें मिक्स कर पाएगा, वही उस चीज़ का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो जनरली चीज़ है वो दो चीज़ पे है, एक जो मिक्स हो रहा है सॉल्यूट, दूसरा जो मिक्स होना, जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो सॉल्वेंट। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्वेंट अप्रोप्रिएट नहीं है कि उसमें हर तरह का सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए। कई बार ऐसा होगा कि सॉल्यूट वहाँ पे सही नहीं है कि उस सॉल्वेंट में मिक्स हो पाए। तो ये दोनों ही को मिला के हम लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें हम बताया था आपको कंसंट्रेशन के बाद एक फिक्स्ड सॉल्यूशन पढ़ना है। फिक्स्ड सॉल्यूशन इज ओनली लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं, गैसेस सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या मतलब हुआ, जो सॉल्यूशन बना उसका फाइनल रिजल्टिंग स्टेट लिक्विड है, और फाइनल रिजल्टिंग स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब उसका सॉल्वेंट भी लिक्विड था। तो लिक्विड सॉल्वेंट में कोई चीज़ मिक्स किया जा रहा है, अब उसका मिक्स होने का क्या कैपेबिलिटी है, क्या सॉल्युबिलिटी है, ये पढ़ना है। मीन्स यहाँ सॉल्वेंट से तो कोई मतलब ही नहीं कि सॉल्वेंट कौन लेना है, सॉल्वेंट आपको लिक्विड ही लेना है। ज़्यादा फोकस होगा सॉल्यूट पे। हाँ, अब वो सॉल्वेंट अलग अलग सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ये अलग अलग सॉल्वेंट हो सकता है। जनरल जो क्वेश्चन इस पे होता है वो वाटर पे ही रहेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में टोटल अक्सर चीज़ आपको वाटर पे ही मिलेगा कि वाटर में ये चीज़ मिक्स हो रहा है तो वाटर क्या क्या बिहेवियर चेंज होगा, इस तरह का चीज़। तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है, किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स हो पा रहा है, कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर में कितना सॉल्यूट मिक्स कर पाएगा, वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब पहला जो सॉल्युबिलिटी है, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, वो देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, ऑलमोस्ट जितना तरह का भी गैसेस है वो लिक्विड में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन गैस का जो भी गैस होता है उनका मोलर मास कम होता है। उनका मोलर मास कम होने के कारण उनका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होने के कारण वो नीचे नहीं ऊपर रहता है। तो गैसेस जनरली ऊपर है। अब जिन गैस का डेंसिटी ज़्यादा है वो गैसेस जनरली अर्थ सरफेस के अराउंड में नीचे में रहता है। लेकिन अब कोई लिक्विड में हमको गैस मिक्स करना है तो गैस का टेंडेंसी ऊपर रहने का, लिक्विड हेवी मास उनका डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे रहेगा। तो एक चीज़ ऊपर रहना चाह रहा है, एक चीज़ नीचे रहना चाह रहा है, दोनों को मिक्स कैसे कर पाएंगे। मिक्स करने के लिए आपको
ऊपर वाले चीज़ को मीन्स गैस को पकड़ करके ला करके इसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो अपने आप मिक्स नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ जो उस गैस को हम नीचे लाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गैस को कंप्रेस करें, गैस को प्रेशर लगा, गैस पे प्रेशर लगा करके लिक्विड के अंदर मिक्स करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ समझ में आया कि प्रेशर से मिक्स हो सकता है। तो प्रेशर से कैसे मिक्स होगा, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तभी मिक्स होगा, गैस को दबाना पड़ेगा लिक्विड में तब मिक्स होगा। और इसका जनरल एग्जांपल है, जो हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक, उसमें देखिएगा जब वो ओपन करते हैं तो उससे बबल्स निकलता है। वो बबल्स क्या है, वो बबल्स एक्चुअल में गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में मिक्स किया जाता है, जिसके कारण कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी होता है। तो वो जो CO2 से मिक्सड है वो कैसे हाई प्रेशर पे से मिक्स किया गया, जैसे ही प्रेशराइज करेंगे वापस से स्किप करना चाहते हैं। तो एक समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में मिक्स हो सकता है। इस चीज़ को अकाउंट करने वाला हेनरीज था, हेनरीज लॉ नाम से उसका लॉ है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए गैसेस है, उसमें हमको एक लिक्विड मिक्स करना है, उस गैसेस को ठंडा कर देंगे, ठंडा करने से वो कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ को ठंडा करेंगे, कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट करके नीचे बैठने लगेगा। तो गैस को ठंडा करेंगे, गैसेस ठंडा होगा, अपने आप नीचे बैठने लगेगा, लिक्विड में मिक्स होने का प्रोबेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। इसमें वो फिर से फोकस करिए, जो ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, लिम्का और इस तरह का जितना भी ड्रिंक्स होता है या एरेटेड ड्रिंक जिसमें होता है, इसमें एयर मिक्सड होता है, वो जनरली लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, फ्रीज से उसको निकाल कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर दिया जाता है। तो लो टेम्परेचर पे रखने के कारण क्यों, लो टेम्परेचर पे गैसेस आराम से उसके अंदर मिक्स रहेगा। जैसे उसको हाई टेम्परेचर पे रखिएगा, गैस प्रेशर बढ़ाएगा, वो निकलना चाहेगा और हो सकता है उसका ढक्कन ओपन हो जाएगा, गैस स्किप कर दे। तो इनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है इसी कारण से, क्योंकि ठंडे में वो आराम से उसमें मिक्स रहेगा। पता क्या चला, टेम्परेचर कम रखने से गैस लिक्विड में आसानी से मिक्स हो जाता है। तो टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण गैस का सॉल्युबिलिटी चेंज करता है, गैस सॉल्युबल होता है। तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी कैसे समझ में आया, गैसेस का सॉल्युबिलिटी हम लोग को समझ में आया एक प्रेशर के कारण और एक टेम्परेचर के कारण। तो फर्स्ट देखते हैं पहले हम लोग प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट को समझाने के लिए, प्रेशर इफेक्ट को समझाने के लिए हेनरीज का लॉ है, हेनरीज लॉ। कैसे समझेंगे, हम क्या किए, एक कंटेनर ले लिए और इसमें कोई लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड ले लिए, इसमें कोई लिक्विड है, इस तरीके से कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड में हमको ये गैसेस मिक्स करना है। ये गैस जो है, इस गैस को मिक्स करना है, इस गैस को मिक्स करना है। तो ये गैस कैसे मिक्स हो सकता है, ये गैस है और ये ब्लू वाला लिक्विड है, ये कैसे मिक्स हो सकता है, इस गैसेस को लिक्विड के अंदर आना पड़ेगा। ये हो गया सॉल्वेंट, देन गैसेस डेफिनेटली क्या हो गया, सॉल्यूट। तो इसको मिक्स करने के लिए गैसेस को नीचे आना पड़ेगा। कैसे आएगा, एक तरीका है कि आप उसको ठंडा कर दीजिए, लेकिन वो बहुत अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। अच्छा तरीका है कि आप इस पर प्रेशर अप्लाई करिए। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, ये गैस नीचे की तरफ आएगा, ये कंटेनर, ये जो पिस्टन टाइप शेप चीज है, ये नीचे आएगा, तो गैसेस के पार्टिकल को नीचे लेके आते जाएगा और फाइनली इसमें आकर के मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब गैस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है कि इस पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, कम प्रेशर अप्लाई किए, मान लीजिए यहीं तक आया, कुछ गैस डिजोल्व हुआ। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए, ये पूरा यहाँ तक आ गया, पूरा का पूरा गैस डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब गैस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है कि उस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। तो गैस का प्रेशर, गैस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है प्रेशर अप्लाइड ओवर इट। सॉल्युबिलिटी, यही चीज हेनरी कहा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन एनी लिक्विड is directly proportional to
प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। इसी चीज को मैसेज कहते हैं, सॉल्युबिलिटी रेट की एस, प्रेशर हो गया पी, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट कर दिए के पी, वेयर के क्या कहलाएगा, के का तो नाम हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, और ये के डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस, लिक्विड एंड टेम्परेचर। किस टेम्परेचर उसको मिस किया रहा है उस पर ये चीज़ डिपेंड करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के पी। यही हेनरीज लॉ, दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ एक्सप्रेशन। डाल्टन भी इस चीज को गैसेस के बारे में बता चुका है। अगर आपको याद हो तो एक चीज बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं। गैस अगर इसके अंदर मिक्स हो गया है, सॉल्युबल हो गया है, तो गैसेस का अपना कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है। कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन हम मान लीजिए मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालें, तो गैसेस का जो मोल फ्रैक्शन है वो x है। अब गैस कितना सॉल्युबल, गैस कितना मिक्स हुआ है वो उसका सॉल्युबिलिटी भी है, और गैस इसमें कितना क्वांटिटी में है वो उसका कंसंट्रेशन भी है। मींस अगर हम सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दें तो डाल्टन्स लॉ के टर्म में समझ में आने लगेगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से डाल्टन्स का क्या कहना है, डाल्टन्स का कहना है जब गैस को हम इस पे दबा के रखे हुए हैं तो गैस के पास एक टेंडेंसी ऊपर उड़ने का, तो ऊपर उड़ने की टेंडेंसी है, इसके कारण वो ऊपर प्रेशर भी लगा रहा है, ऊपर डायरेक्शन अपर डायरेक्शन प्रेशर लगा रहा है। अब दोनों का प्रेशर इक्वल, ऐसे कंडीशन में ये मूव करने ही वाला नहीं। अब मान लीजिए गैस का प्रेशर बढ़ गया, अभी क्या है, इसका प्रेशर गैस का प्रेशर क्या है, सेम है। उस कंडीशन पे वहां पर दोनों रुका हुआ है, उस कंडीशन में वहां पे पिस्टन रुका हुआ है और दोनों का प्रेशर सेम है। ऐसे कंडीशन में गैस डिसॉल्व है, गैस का प्रेशर बढ़ गया, गैस का प्रेशर मान लीजिए इतना हो गया, ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ाते जाइएगा, गैसेस का पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वहां पे सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ते जाएगा। अब यही चीज यहां पर ये बताया कि अगर आपको गैसेस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है, गैस कितना प्रेशर लगाएगा। मान लीजिए ऊपर से हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो गैस इतना ही प्रेशर लगाएं, गैस का इतना ही प्रेशर था। ऊपर से प्रेशर लगाएं तो ऊपर से कम प्रेशर लगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएं तो नीचे से ज्यादा प्रेशर लगने लगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएं नीचे ज्यादा प्रेशर लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इस गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन ऊपर से प्रेशर लगाने से क्या गैस सॉल्युबल नहीं हो रहा है, नहीं, गैस सॉल्युबिलिटी तो बढ़ते जा रहा है। मींस गैसेस का मोल फ्रैक्शन तो बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन आएगा गैस का। तो डाल्टन्स का कहना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है कि आप उस पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और अप्लाइड प्रेशर ऑफ गैस दोनों सेम है। मीन्स P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X, मीन्स P इज इक्वल टू KH। इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट लगाएं, जहां पर इस KH का नाम है
हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये KH और ये K, इन दोनों में रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कैसे रेसिप्रोकल होता है? सॉलिबिलिटी के जगह पे आप रख दीजिए Kp। हम जान रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर है KH इंटू एक्स के, और x एक्चुअल में क्या है? मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन, वही तो उसका सॉलिबिलिटी भी है कि कितना सॉल्युबल हुआ, कितना क्वांटिटी सॉल्युबल हुआ। तो अगर हम x के जगह पर x और s तो बराबर है, तो x के जगह पर Kp रख दें, Kp, तो देखिए P और P तो कैंसिल हो जाएगा, तो K को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 1/K इज इक्वल टू KH। यही रिलेशन हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरा एक चीज, किसी सॉल्वेंट का या किसी सॉल्यूट का K ज्यादा है, ये डिपेंड करता है गैस पर और लिक्विड पर। किसी का K ज्यादा है, K अगर बढ़ रहा है किसी का, तो K के बढ़ने से देखिए जैसे जैसे K बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा, K के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है। लेकिन K के बढ़ने से KH क्या होता जाएगा? K के बढ़ने से KH घटते जाएगा, KH का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा, और KH के डिक्रीज करने से मोल फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। तो KH के घटने से मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करने लगेगा। ये एक रिलेशन। ये था प्रेशर इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल, जहां पर ये चीज हम लोग देखें। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट क्या चीज है? बहुत आसान। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is inversely proportional to temperature। मीन्स गैस को अगर सॉल्युबल करना है किसी लिक्विड में, एनवायरमेंट ठंडा रखिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घटते जाएगा। ये रिलेशन होगी। ये था हम लोगों का कुछ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड देन सॉलिड इन लिक्विड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में लिक्विड सॉल्युबल क्यों होता है, या किसी भी लिक्विड में दूसरे तरह का लिक्विड सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो क्लास 9th में इस तरह का टॉपिक रहता है कि मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड। ये टर्म से आप लोग पहले से वेल फेमिलियर हो, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं, देखिए फैक्ट जो इसके पीछे का, वो एक लाइन में लाइन लिखते हैं हम लोग, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ये लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब है? सेम नेचर वाला सेम नेचर में डिजॉल्व होगा। नेचर से यहाँ पे क्या मतलब है? नेचर से यहाँ पे मतलब है पोलर एंड नॉन पोलर। मीन्स पोलर लिक्विड डिजॉल्व इन पोलर लिक्विड, पोलर सॉल्यूट, पोलर लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर लिक्विड सॉल्वेंट, नॉन पोलर लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर लिक्विड सॉल्वेंट। दोनों में से दोनों का किसी का नेचर डिफरेंट, अगर ये पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मिक्स नहीं होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो भी मिक्स नहीं होगा। इसके लिए बहुत सिंपल कॉमन एग्जांपल भी हम लोगों के यहाँ, वाटर में हम अल्कोहल मिक्स कर सकते हैं। वाटर भी पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो पोलर पोलर दोनों मिक्स हो जाएगा। किसी भी रेशियो में, किसी प्रोपोर्शन में मिक्स करिए, हो जाएगा। उसी तरीके से नॉन पोलर भी आपस में मिक्स हो जाता है। नॉन पोलर हेक्सेन, हेक्सेन एक नॉन पोलर लिक्विड है।
हेप्टेन ये भी एक नॉन पोलर लिक्विड, एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं। तो हेप्टेन चाहे उनका ट्रांसफॉर्मेशनल आइसोमर्स कैसा भी हो, किसी भी तरह का आइसोमर हो, वो एक्चुअल एल्केन्स नॉन पोलर है। तो हेप्टेन हो चाहे हेक्सेन हो, हेप्टेन और हेक्सेन दोनों नॉन पोलर है, दोनों को मिक्स करिए आपस में मिक्स हो जाएगा। यही जो कंपोजिशन है यही एक्चुअली पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल में हेक्सेन हेप्टेन आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो दोनों नॉन पोलर से मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से अगर हम लिक्विड मेरे पास है, वाटर है और ऑयल है, या वाटर है और उसमें हम ले लें मान लीजिए हेक्सेन, हेक्सेन नॉन पोलर है, वाटर पोलर, दोनों को मिलाना चाहेंगे नहीं मिल पाएगा। एक पोलर है एक नॉन पोलर है, कभी नहीं मिलेगा। तो इनके पीछे जो कारण है वो नेचर है। नेचर का मतलब बता दिए, पोलर एंड नॉन पोलर। तो एक सही समझ में आ गया कि मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर हमको पता है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है ये हम बता सकते हैं। सॉल्यूट मेरे पास सपोज पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है। अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग। सॉल्वेंट ले लिए हम पोलर और सॉल्यूट ले लिए नॉन पोलर। क्या होने वाला है? सेम सेम नेचर, सॉल्यूबल। एग्जांपल वाटर प्लस अल्कोहल। रिजल्ट क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही है, अल्कोहल भी अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दोनों को जब मिलाते हैं तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो दोनों आपस में घुल मिल सकता है। दोनों सेम नेचर का है, दोनों आपस में हाइड्रोजन बना लिया, चलो आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, मिल गया, कोई प्रॉब्लम इनके बीच नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से मिल जाता है। नॉन पोलर ये भी क्या है? सेम नेचर, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक लाइक, सेम सेम, सॉल्युबल। एग्जांपल क्या है? हेक्सेन C6H14 एंड हेप्टेन C7H16। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। हेक्सेन का एक दो हर मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, हेप्टेन के हर मॉलिक्यूल का आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो अब दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों को के आप दोनों के मॉलिक्यूल को भी आपस में कोई मतलब नहीं, मिल के रहो नहीं मिल के रहो, आराम से मिल, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसीलिए दोनों मिल जाते हैं। नॉन पोलर पोलर डिफरेंट नेचर हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। इसका एग्जांपल वाटर में हम मान लीजिए हेक्सेन मिक्स कर देते हैं C6H6, वाटर में हेक्सेन, क्या आपको मिलने वाला है, क्या रिजल्ट आपको दिखने वाला है? वाटर अपने आप में, सारा वाटर का मॉलिक्यूल आपस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ये सब वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। अब उसमें हम क्या किए, हेक्सेन का मॉलिक्यूल ले लिए, हेक्सेन का मॉलिक्यूल को आपस में इसमें मिक्स करना चाहें तो हेक्सेन और वाटर, ये वाटर ये हेक्सेन, तो वाटर और हेक्सेन में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगा। अगर इनके बीच इंट्रैक्शन होता तो ये इससे बॉन्ड तोड़ करके आपस में बना लेता, सेम इंट्रैक्शन वाला रहता। तो ये अलग है, ये इससे बॉन्ड बनाना चाहता है, ये इससे बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, इंट्रैक्शन नहीं है इनके बीच में, कोई मतलब नहीं इनको, ये इसमें मिक्स हो ही नहीं पाएगा, वाटर अपने अंदर इसको मिक्स होने ही नहीं देगा। तो नेचर ही जब अलग है इनका, आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है? वाटर अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही लिक्विड स्टेट में। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 मोलर मास इतना कम है कि उस मास के कारण तो उसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए था, लेकिन
वाटर का मोलर मास कम होने के साथ साथ वाटर बना हुआ H और O से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही 4 हाइड्रोजन बनाने के कारण वो आपस में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण उनका बिहेवियर लिक्विड स्टेट होता है। तो लिक्विड स्टेट शो करता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, कि कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में क्यों सॉल्युबल होता है। फैक्ट लाइक इज ऑल लाइक, ये काम होता है। थर्ड टॉपिक जो है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई सॉलिड लिक्विड में क्यों मिक्स्ड है। बहुत सिंपल से एग्जांपल, वाटर में NaCl मैक्सिमम अमाउंट में मिक्स जाता है, वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स नहीं हो पाता है। समझ रहे बात? कहना क्या चाह रहे हैं हम? कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, वाटर NaCl भी आयनिक कंपाउंड, कैल्शियम का आयनिक कंपाउंड, एक इसमें मिक्स्ड हो गया, एक इसमें मिक्स नहीं हो पा रहा है। बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ही कम। कैल्शियम कार्बोनेट का केस भी बहुत लो होता है, वो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम आता है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी टेंडेंसी उसके पास। तो ये बहुत कम मिक्स हो रहा है, क्यों ऐसा? समझिए ना कि वह मिक्स हो ही नहीं पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? पहले तो हम लोग कहते थे इस तरह की चीज़ सॉल्युबल इनसॉल्युबल, इनफैक्ट इस चीज़ को इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन बाद में इस चीज़ समझ में आया कि हर तरह का सॉल्ट सॉल्युबल ही है, लेकिन उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अगर किसी की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल, ऐसे कंडीशन उसको इनसॉल्युबल हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल इनसॉल्युबल नहीं होता है। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबल होने का टेंडेंसी, ये जो चीज़ है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा लैटिस H। दूसरा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HYDH। एंथैल्पी एक्चुअल में एनर्जी है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना या रिलीज करना, पर मोल में एनर्जी एब्जॉर्ब करना या रिलीज करना एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज एंथैल्पी। उसको एंथैल्पी कहते हैं। अब पहले दोनों चीज़ ही हमको समझ आनी चाहिए। अगर आपको इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स क्लियर है तो ये दोनों चीज़ का मतलब आप जानते होंगे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग नहीं पढ़ रहे क्लास 11th या नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट, तो हम उतना ज़रूर यहाँ पे बताएंगे जितना इसका समझने की भी ज़रूरत है। पहले देखते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है? देखिए, मान लीजिए हमको NaCl बनाना है। NaCl एकदम सिंपल एग्जांपल लीजिए। तो NaCl में क्या चीज़ है? NaCl में Na+ है और Cl- है। Na+ और Cl- बनाना है हमको 1 मोल। 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बनाने का मतलब 58.5 ग्राम, इतना हमको बनाना है। किससे बनाना है? इसके कंस्टिट्यूएंट आयन से। इसका कंस्टिट्यूएंट आयन कौन कौन सा है? इसका कंस्टिट्यूएंट आयन Na+ है, इतना ग्राम बनाना है। और कौन है? Cl- है। तो 1 मोल NaCl बनाने के लिए 1 मोल Na+ चाहिए, 1 मोल Cl- चाहिए। 1 मोल Na+ मतलब 6.022 10⁻23 Na+ का आयन चाहिए। 1 2 10 20 100 1000 10 लाख करोड़ नहीं, 6.022 10⁻23 आयंस, उतना आयंस चाहिए। उतने आयंस का जो मास होगा सोडियम का वो 23 ग्राम, और क्लोरीन का उतने आयंस का जो मास होगा वो 35.5 ग्राम। दोनों को मिला देंगे, क्या बनेगा? 58.5 ग्राम। दो आयंस आपस में जब नज़दीक आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। नज़दीक आ रहा है मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज करेगा। तो Na+ और Cl- आपस में नज़दीक आ रहा है। कितना कितना? 6.022 10⁻23 पार्टिकल, उतना पार्टिकल नज़दीक आ रहा है। सब आपस में था एकदम गैसियस आयंस के फॉर्म में, दूर 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 दूर, कोई मतलब नहीं। सब नज़दीक आए, नज़दीक 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 करते 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 इतना छोटा सा शुगर सॉल्ट क्रिस्टल बना। उस सॉल्ट क्रिस्टल का मास कितना है? 58.5 मीन्स 1 मोल ग्राम, 1 मोल।
उतना बनना जब, तो उसमें कितना बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बहुत बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी आयंस नज़दीक आ रहा है उस दौरान बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म करने से एनर्जी रिलीज करता है। तो सारा आयन नज़दीक आके बहुत सा बॉन्ड बनाया, उस दौरान एनर्जी रिलीज किया। दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl इज लैटिस एंथैल्पी। जितना एनर्जी वहाँ पर रिलीज किया ये बनने 1 मोल सॉल्ट बनने के दौरान, वो एनर्जी लैटिस एनर्जी है, लैटिस एंथैल्पी है। रैंडम क्वांटिटी के लिए एनर्जी यूज कर देते हैं, रैंडम प्रेशर पर प्रेशर चेंज करे तो, लेकिन फिक्स्ड प्रेशर पर फिक्स्ड 1 मोल के लिए जो एनर्जी यूज किया जाता है उसको टर्म कहते हैं एंथैल्पी। तो इस दौरान जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो डेल्टा H लैटिस है। अब मान लीजिए NaCl को वापस से हमको पानी में घोल करके ये बनाना है। पानी में जब NaCl को घोलेंगे तो NaCl तो वापस इस फॉर्म में टूट जाएगा। तो बनने के दौरान जितना एनर्जी रिलीज किया है, टूटने के दौरान भी उतना ही एनर्जी इसको चाहिए। बनने के दौरान मान लीजिए 2 यूनिट का एनर्जी रिलीज किया, तो उसको तोड़ने के लिए भी 2 यूनिट का एनर्जी चाहिए। मीन्स हर सॉल्ट का सॉल्युबल होने के लिए इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर ये एनर्जी हम दे दें, मीन्स आराम से टूट जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? गर्म करके प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन गर्म करके प्रोवाइड किए तब तो फिर किसी का सॉल्युबिलिटी मान लीजिए हम 25 पे मेजर कर रहे हैं, किसी का सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं कोई 25 पे मिक्स हो रहा है, कोई देख रहे हैं 30 पे मिक्स हो रहा है, कोई 35 पे मिक्स हो रहा है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी मिक्स नहीं करेंगे, सॉल्युबिलिटी फिक्स टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर चेंज करके हमको मिक्स नहीं करना है, टेम्परेचर चेंज करके सॉल्युबल नहीं करना है, फिक्स टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर उतना एनर्जी उसको मिलेगा कैसे तोड़ने के लिए? वो तोड़ने के लिए अपने आप NaCl लिए हुए ऐसे रखे हुए NaCl ऐसे टूट गया, ऐसा तो होता नहीं है। मीन्स उसको एनर्जी चाहिए। कहाँ से वो मिलता है? वो एनर्जी मिलता है हाइड्रेशन के कारण। हाइड्रेशन क्या चीज़ है? हाइड्रेशन मतलब सिंपली भीग जाना। NaCl को पानी में डालें, NaCl भीग गया। जब NaCl भीगेगा, NaCl इस तरीके से मान लीजिए NaCl है, वाटर का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से ऐसे आकर के घेर लिया, वाटर का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से आकर से घेरने लग गया। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को कहा जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका डेप्थ में नहीं जा रहा, इसका डेप्थ और है, लेकिन हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ वाटर के किसी सॉल्ट के भीग जाने का प्रोसेस हाइड्रेशन है, उससे एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि एक तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। वाटर में क्या पार्ट है? वाटर में H2O ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो इधर प्लस प्लस इस पे माइनस। तो वाटर का इस पार्ट पे एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो प्लस वाला Cl की तरफ अटैच कर जाएगा, एक तरीके से इनके बीच टेम्परेरी बॉन्ड बन रहा है। अगेन वही बात, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज। तो हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे वहाँ हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज होगा। उसी रिलीज एनर्जी को NaCl का आयन सब एब्जॉर्ब करते जाएगा। एब्जॉर्ब करते करते थोड़ा सा Na+, कुछ Na+ अलग हो गया, कुछ Cl- अलग, इसका साइज छोटा हो गया और वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देगा। फिर थोड़ा सा Na+ अलग हो गया, फिर थोड़ा सा Cl- अलग हो गया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। थोड़ा देखते देखते टाइम में, थोड़ा ही देर में आपको दिखेगा कि सारा Na+, सारा Cl- अलग हो गया। सारा Na+, सारा Cl- अलग होने के कारण होगा हाइड्रेशन। और ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे NaCl का सॉलिड क्रिस्टल गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे वहाँ पर सॉल्युबल हो गया। तो ये जो चीज़ है कि क्यों मिक्स हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हाइड्रेशन एनर्जी पर और उसके लैटिस एनर्जी पर। अब किसी का हाइड्रेशन से मिलने वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा है और क्रिस्टल को तोड़ने वाला एनर्जी क्या? लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, तोड़ने के लिए कम ही नहीं चाहिए, आराम से टूट जाएगा। अगर वही हम कहें कि किसी सॉल्ट को, किसी लैटिस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और हाइड्रेशन से उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है, हाइड्रेशन मिलने एनर्जी कम है, ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा। तो सॉल्युबल होने के लिए क्या कारण है?
इसी चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी चीज को हम कंटिन्यू यहाँ किए हैं। इसमें केसेस बने हैं कुछ। केस 1 पहला, इफ डेल्टा लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मीन्स प्रेसिपिटेट वहां पर बना देगा। तोड़ने के लिए काफी ज्यादा नहीं चाहिए, हाइड्रेशन मिल ही नहीं रहा है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे आकर के, मिक्स नहीं होगा। केस 2, लैटिस एंथैल्पी कम है और भीगने के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि वो मिक्स हो गया। यही 2 फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए इनका दोनों का वैल्यू नियरली सेम है, एग्जैक्ट सेम तो लगभग नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा दोनों का वैल्यू नियरली सेम है, नियरली एग्जैक्ट सेम तो ऐसा कोई नहीं पता हमको कि एग्जैक्ट सेम किसी का है दोनों एनर्जी, लेकिन मान लीजिए नियरली सेम। ऐसे कंडीशन में क्या हो, ऐसे कंडीशन में वो सॉल्ट हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होगा, लो टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा। देन सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर एंड इनसॉल्युबल या फिर प्रेसिपिटेट एट लो टेम्परेचर। ये पहला। दूसरा इसमें एक और हो सकता है, लिखेंगे नहीं हम उसको, सिर्फ वर्बली बता दें। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, आपको गलत हो सकता है, गलत डायरेक्शन में चल जाइए, फिर इसीलिए हम लिख नहीं रहे, हम सिर्फ बता दें। लो कंसंट्रेशन पर ऐसा जब कंडीशन होगा तो लो कंसंट्रेशन पे सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे इनसॉल्युबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मीन्स अगर बहुत थोड़ा सा अगर आप मिक्स कर रहे हो, एकदम थोड़ा सा सॉल्ट, तो हो सकता है वहाँ मिक्स हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी मिक्स कर दीजिएगा तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो इसीलिए वो केस नहीं लिखिए, इसको यहीं तक रहने दीजिए। और इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों तरीके से देख लिए। ये हम लोग का सॉल्युबिलिटी क्लास पूरे तरीके से फिनिश हुआ, जिसमें हेनरीज लॉ इम्पॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए था। उस हेनरीज लॉ पे मेरा प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, फर्दर स्टडीज़ करना है कंटिन्यू, सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ रहिए। और प्लेलिस्ट में जा करके उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन में आप देखिए हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल बना हुआ है, और उसको प्रैक्टिस करिए। हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वहाँ पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई चीज़ पोर्शन, इसमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, हम उसको फिर से कंटिन्यू कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास सॉल्युबिलिटी के बाद न्यू टॉपिक के साथ हम ओके।